Assalamualaikum students. My name is Tehreem Shirazi and I am subject specialist in physics in Divisional Public School and College. Today we are discussing the topic which is related to chapter 5, that is circular motion. मोशंस दो तरह की होती हैं. वन इज द लीनियर मोशन एंड द अदर इज द एंगुलर मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव करे देन दिस मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन. और जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है अबाउट अ फिक्स एक्सिस देन दिस मोशन इज नोन एज angular motion. The name of our chapter is circular motion. जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा then this motion is known as circular motion. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. वो क्वांटिटीज जिनके ज़रिए आप लीनियर मोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, दीज क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट विच कैन बी मेजर्ड इन मीटर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन a, and the quantities through which we can measure the rotational motion is angular displacement theta, which can be measured in radians, angular velocity omega and angular acceleration alpha. दोनों मोशंस के अंदर जो इक्वेशंस एक जैसी हैं जिसको हम कहते हैं द एनागलस इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, वो हमारे पास ये हैं. जैसे कि लीनियर इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT. द एनागलस ऑफ दिस इक्वेशन इन एंगुलर मोशन इज ओमेगा F इज इक्वल टू ओमेगा I प्लस AT. सिमिलरली बाकी इक्वेशन ऑफ मोशंस भी हमने इंटरलिंक्ड कर दी हैं. ये इक्वेशन ऑफ मोशंस एट दैट टाइम होल्ड करती हैं जब हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. हमारे आज के टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स. हम किस तरह से इस आर्टिकल को डिफाइन करेंगे. द फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को मजबूर करती है ताकि वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे. दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल सीकिंग फोर्स. इस फोर्स को आप सेंट्रल सीकिंग फोर्स भी कह सकते हैं बिकॉज ये हर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाती है ताकि वो ऑब्जेक्ट हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट रहे. जैसे ही इस फोर्स को आप रिमूव करेंगे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा अवे फ्रॉम सेंटर और इट मूव टेंजेंट टू दैट सर्कुलर पाथ एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी नो अबाउट व्हाट इज द टेंजेंट पाथ. कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन या एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कुलर पाथ को एक पॉइंट से टच करे, दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट लाइन. हम सेंट्रीपिटल फोर्स को एक और तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल into circular path is called centripetal force. हम अपनी इस
आर्टिकल को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एंड माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज, एक गर्ल ने अपने हैंड में एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है, उस स्ट्रिंग के एंड पे एक बॉल अटैच हुआ है। वो गर्ल उसको रोटेट करती है सर्कुलर पाथ में। स्ट्रिंग की जो टेंशन है, इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल constrain the ball to move in a circular path. And my second example is motion of electrons in an orbit. हर एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उस एटम के गिर्द रोटेट करते हैं इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है टू मूव इन दैट ऑर्बिट। एंड माय थर्ड एग्जांपल इज, planets are moving in a circular orbit. The gravitational force of Sun provides necessary centripetal force to keep the planets in circular path. ये planets around the Sun एक खास orbits में move करते हैं। यहाँ gravitational force जो Sun की है वो इनको एक necessary centripetal force provide करती है और as a result हमारे planets एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। आई होप कि आप इन एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है। नाउ वी मूव टूवर्ड आवर आर्टिकल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फिगर को कंसीडर करते हैं। वी हैव अ पार्टिकल विच इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विथ कांस्टेंट स्पीड। हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एंड द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। जब एक ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A to B मूव करती है, let the distance covered by that object is equal to f. And when that object covers that distance, the speed of the particle is v. A पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को v1 कहा गया है, B पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को v2 कहा गया है। दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसकी डायरेक्शन इन टू डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगी। हम फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस के फॉर्मूला पे जाएंगे। एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज f इज इक्वल टू वी टी। इस इक्वेशन से आप डेल्टा टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू s ओवर v। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हमने डेल्टा टी कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसके लिए मैं इस फिगर को अगेन कंसिडर करूंगी। We have a particle which is moving from point A and its velocity will be v1.
velocity of particle at point B will be v2. We imagine a triangle which is PQR. The sides of the triangle PQ is parallel to V1. Similarly, the sides of a triangle PR is parallel to V2. जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके रेडियल डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए OA is equal to OB and both equal to, so OA is perpendicular to V1 and OB is perpendicular to V2. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर हों। सो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट विल बी सेम। इसलिए हमने V1 को इक्वल टू V2 लिए एंड ऑल इक्वल टू V। सो इस ट्राइंगल में PQ इज इक्वल टू PR और एंगल बिटवीन these two arms is delta theta. Similarly, हमारे पास यहाँ पे OA है which is the radial distance and OB is also the radial distance. Both are equal to R. इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने आपस में कंपेयर किया और इससे ये बात प्रूव हो गई कि बोथ triangles are isosceles triangle because the angle between two lines is equal to the angle between their respective perpendiculars. Hence, it is proved that both triangles are isosceles. From the geometry, it is proved that दो isosceles triangle similar होती हैं अगर उनके इक्वल आर्म्स के दरमियान का एंगल सिमिलर हो। इससे ये बात प्रूव होगी कि रेशियो बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल। किसी दो आर्म्स के दरमियान का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए। मैंने इस ट्राइंगल PQR को ट्राइंगल AOB से कंपेयर किया। Here QR over PQ is equal to delta V by V and similarly AB over OA is equal to AB over R. हम टाइम को वेरी शॉर्ट करते हैं। जब आप टाइम को बहुत छोटा करते हो इट अप्रोचेस टू जीरो बट नेवर बी जीरो। एज अ रिजल्ट योर कर्व लाइन विल बी कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रेट लाइन। सो आर्क AB is equal to line AB and it is equal to the distance S. तो जहां पे AB है वहां पे आपने डिस्टेंस की वैल्यू S को पुट किया और डेल्टा V इज इक्वल टू S ओवर R इंटू V कर दिया। इस इक्वेशन से हमारे पास डेल्टा V की वैल्यू आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम था। आई पुट द वैल्यू ऑफ delta V and delta T in that equations. Here delta V is equal to S over R multiplied by V over S oblique V. By solving these equation, I got A is equal to V square over R, where A is the instantaneous acceleration
ये वो एक्सीलरेशन है जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूस हुई है. Because this acceleration is caused by centripetal force, so it is also called the centripetal acceleration. This acceleration is directed along the radius toward the center of a circle. Because this acceleration is calculated for a shortest time interval of time, so that's why this acceleration is known as centripetal acceleration. अब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक फोर्स उस पर इम्प्लीमेंट की जाती है. एज ए रिजल्ट वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है. ये फोर्स हमेशा उस ऑब्जेक्ट को टूवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट कर रही होती है. इसलिए इस एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. इस फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. तो दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. वी कंपेयर both the triangles PQR and OAB. Now by comparing we know that PQ is perpendicular to OA. Similarly PR is perpendicular to OB. And when we said about QR, it is parallel to the perpendicular bisector of AB. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को कट करती है एट राइट एंगल. दिस लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और आपको पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है एट दैट केस उसका रेडियल एक्सेलरेशन और V1 के दरमियान एंगल 90 है. सिमिलरली OB एंड V2 के दरमियान भी जो एंगल मेंशन किया गया है इट इज इक्वल टू 90. सो इट इज प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. The instantaneous acceleration of an object traveling with uniform speed in a circle is directed toward the center of the circle and it is called centripetal acceleration. We can define it as AC is equal to V square over R. The definition for centripetal acceleration is the acceleration produced due to centripetal force is always directed toward the center of the circle or path and is called centripetal acceleration. हमारे पास centripetal acceleration की वैल्यू आ गई है और इसके ज़रिए से हम centripetal force को कैलकुलेट कर सकते हैं. So by Newton's second law of motion, F is equal to mac. I put the value of AC in that equation and I got Fc is equal to m into V square over R. Here this V square over R is the value of centripetal acceleration. So I calculate centripetal force which is mv square over R. This is the value of centripetal force when an object moves in a linear motion or when an object shows the linear path. When an object moves in a circular path, you can calculate the centripetal force in terms of angular velocity omega. There is a relation between linear velocity and angular velocity which is V is equal to R omega.
I put the value of V in equation number 5. So I got m v square r square over r. It is equal to m r square into omega square. This is the value of centripetal force in terms of omega. Students, I will give you an assignments जो कि आपको हेल्प करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स के आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम अब इन MCQs को सॉल्व करते हैं। Our first MCQ is the centripetal force perform A option maximum work, B option minimum work, C option negative work and D option no work। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस केस में वर्क डन ऑन अ क्लोज पाथ मस्ट बी इक्वल टू 0। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करती है। सो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज वी आर मूविंग इन अ क्लोज पाथ एंड द वर्क डन along a closed path must be equal to 0. Now my second MCQ is when a body is moving in a circle then its tangential velocity is A option remains constant, B option changes continuously, C option becomes 0 and D option none of these। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कॉन्स्ट्रेन करती है टू मूव इन अ सर्कल। In moving in a circle, the velocity of the object changes continuously। Velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, मगर उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। So this velocity is known as tangential velocity and it changes continuously when an object moves in a circle. So my right option is changes continuously. My third MCQ is when a body is reeled in a horizontal circle by means of a string, the centripetal force is supplied by। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और इसको मूव कराया इन अ सर्कुलर पाथ। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रीज़न बनेगी? So my right option is the tension in the string provides the necessary centripetal force। क्योंकि आप जानते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। Centripetal force is acting inward direction and the tension in the string is acting in the outward direction। My fourth MCQ is a stone is reeled in a vertical circle at the end of the string। When the stone is at the highest position, the tension in the string is। My options are maximum, minimum, 0 and none of these। जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पोजीशन पे होता है तो वहाँ मैक्सिमम फोर्स उस पर ग्रेविटी की लग रही होती है। एट दैट पॉइंट जो टेंशन स्ट्रिंग में है
वो मिनिमम होती है। सो माय ऑप्शन इज मिनिमम। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके आप सेंट्रीपिटल फोर्स को मज़ीद अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू। That's all about today's lecture.